नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर आपको राजधानी रांची से बताएं, जहां झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। कल्पना सोरेन ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को मात दी और 26,483 मतों से जीत दर्ज कर ली है। उनकी जीत से जहां पार्टी में जश्न का माहौल है, वहीं अब एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि क्या कल्पना सोरेन सीएम का चेहरा बनेंगे। तो गांडे से कल्पना सोरेन ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि पूरी मेहनत के साथ उन्होंने गांडे के उपचुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयारियां की और इसी बीच कल्पना सोरेन की जीत की खबर सामने आई। वास्तविकता हो चुकी है और ये वास्तविकता भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने जा रही है। जो जनता चाहेगी, जनता ने उन्हें चाहा कि गांडे विधानसभा का वो नेतृत्व करें, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चाहा कि वो पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करें। तो जो जनता चाहेगी, जनता के पास सब कुछ है, जनता फैसला लेती है। और गोड्डा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव की हार को इरफान अंसारी ने पार्टी की चूक बताई है। इरफान अंसारी ने दावा करते हुए कहा कि गोड्डा सीट पर अगर निशिकांत दुबे को कोई हरा सकता है तो वो इरफान अंसारी है। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड में 5 सीटों पर गठबंधन दल जीती है। इस वक्त हमारे साथ इरफान साहब है। इरफान साहब, आपका सबसे पसंदीदा सीट गोड्डा था, वहां हार गए। देखिए, हार जीत तो लगा रहता है। निशिकांत जी जीते हैं, उनको बधाई देते हैं, लेकिन ज़्यादा इतराइए नहीं, मैं इतना जरूर कहूँगा, इतराइए नहीं। और थोड़ा चूक तो हुआ है, अगली बार उस चूक को भरपाई कर देंगे हम लोग। वो तो बोले कि जीवन में कभी हमको नहीं हरा पाएंगे, एक बार फिर 1 लाख से जीते। अब मैंने कहा ना कि सीट बंटवारा में कभी कभी एक चूक हो जाता है। हमें लगता है कि चूक हुआ है कहीं, इसको बोरिया बिस्तर तो हम ही समझेंगे, याद रखिएगा, थोड़ा वेट कीजिए। अभी अब जीता है तो हम कैसे बोल, जीते हैं तो अब कैसे बोल दें। इन सब चीजों के बीच एक और मसला है कि इरफान साहब को मंत्री भी चाहिए था। कौन बोला मंत्री चाहिए हमको? मैंने कहा कि आपको मंत्री चाहिए? अल्पसंख्यक का कोटा तो चाहिए। नहीं, मैंने कहा आपको क्या कभी? मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, ईमानदार सिपाही हूँ। आज आप देख सकते हैं कि जामतड़ा विधानसभा 44,000 का लीड मैंने दिया है। तो एक सिपाही अगर मदद करता है पार्टी को, तो यही मेरी सबसे बड़ी। तो सिपाही को भी तो राजा से कुछ उम्मीद होगी। नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पार्टी आलाकमान को देखना है। मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी ने बहुत बड़ा जवाबदेही दिया था मुझे, मैंने काम करके दिखाया है। मैं राहुल जी का जो मेहनत है वो रंग लाया है, भाभी कल्पना का मेहनत है वो रंग लाया है। बिल्कुल, हमारे साथ इरफान अंसारी साहब थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि गोड्डा के लोकसभा सीट पर अगर कोई निशिकांत दुबे को हराएगा तो वो इरफान अंसारी होंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18। और गोड्डा से चौथी बार जीत दर्ज कर बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने इतिहास रच दिया है। उनकी जीत के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और ऐसा ही नजारा देखने को मिला देवघर में, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर जमकर आतिशबाजी की है। जीत को लेकर जनता का आभार जताया। पार्टी कार्यकर्ताओं का मेहनत और दिन रात प्रयास करना, ये उनकी जीत है और देवघर के एक मतदाताओं ने अपना कीमती वोट राष्ट्र निर्माण के लिए दिया है। और जीत दर्ज करने के बाद निशिकांत दुबे अपने परिवार के साथ बाबा दरबार पहुंची और बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक लखराज जमीन का मामला साफ नहीं हो जाता, तब तक देवघर मंदिर में कोई कॉरिडोर नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि सावन में ज्यादा भीड़ को देखते हुए क्यू कॉम्प्लेक्स परिसर के दूसरे फेज का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर उनके एक दोस्त 100 करोड़ से ज्यादा डोनेशन देंगे। जिसके लिए कि 120 करोड़ रुपया मेरे दोस्त देने को तैयार हैं। क्यू कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो कांवरियों के लिए एक सुविधा हो जाएगी। और गोड्डा में बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के प्रदीप यादव को करारी शिकस्त दी है। हार के बाद प्रदीप यादव ने निशिकांत दुबे पर धनबल के प्रयोग का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए निशिकांत दुबे ने प्रदीप यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अपने पक्ष में रहते हुए हम चोरी को रोकने में नाकाम रहे। हमारे ही वोटर को चुरा करके भारतीय जनता पार्टी ने भ्रमित करके अपने धनबल के बल पर
अपने तरफ करने का प्रयास किया। झूठे आदमी हैं। 2019 में उन्होंने कहा था कि यदि मैं चुनाव नहीं जीता तो मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर लोकसभा चुनाव लड़ गए। 2024 में उन्होंने घोषणा की कि मैं लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, मैं राजनीति से विराम ले लूँगा, मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा। यदि उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो कल ही उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था विधानसभा से। और लोहरदगा से जीत हासिल करने के बाद सुखदेव भगत रांची में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंची। इस दौरान सुखदेव भगत ने कहा कि मोदी को देश ने नकारा है, राहुल गांधी की संघर्ष को जीत मिली है। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। दफ्तर पहुंचे हैं, स्वागत करने का सिलसिला जारी है। सुखदेव जी, क्या माहौल है और किस माहौल में इस जीत की खुशियों को मना रहे हैं? नहीं, मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा, आज देश ने, भले आप लोग हैं कि जो सरकार वहां पे मोदी जी अपने जश्न मना रहे हैं, लेकिन मोदी जी को देश ने नकारा है। राहुल जी के जो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की जो बात है, लोगों ने महसूस किया। और पूरी की पूरी जो कवायद थी, जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, वो आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच थी। और यहाँ पर डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि वो सामने नजर आया है। आपने सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी को नहीं, राज्यसभा के सदस्य को भी हराया। और मैंने कहा कि ये वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, राज्यसभा सांसद भी हैं। तो और सारे सीटों में आपने देखा होगा, झारखंड में जो आदिवासी सीट है वो सारे का सारे भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये परिलक्षित होती है इससे कि जो संविधान बचाओ का जो राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र बचाओ को जो नारा था, उसके साथ वो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जो यात्रा किया और न्याय यात्रा था, उसी का ये परिणाम सामने नजर आया, देखने को मिला। अगर आदिवासी सीटों की बात करें तो भाजपा ये कहती है कि आदिवासियों के लिए बहुत काम किया, भाजपा ने आदिवासी यहाँ अपना अध्यक्ष बनाया। मैं समझता हूं कि आदिवासियों का काम तो बहुत दूर की बात है। वो आदिवासियों को घृणा की दृष्टि से देखती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उनके मातृ संगठन है जो आरएसएस। एक तो आदिवासी वो मानती नहीं, उन्हें वनवासी कहती है। बिल्कुल, हमारे साथ सुखदेव भगत जी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासी सीट पर जिस तरीके से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा एकजुट होकर लड़ी है, इसका असर विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। वहीं पलामू से तीसरी बार निर्वाचित होने पर सांसद वीडी राम ने सबका आभार जताया और कहा कि जिस तरह से 10 सालों में केंद्र सरकार की विकास योजनाएं धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, आगे भी जनता की सेवा करता रहूंगा। के कार्यों के लिए हमेशा उनकी आशाएं अपेक्षाएं हैं और वो जानती है कि उन आशाओं अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति भारतीय जनता पार्टी के ही प्रतिनिधियों के द्वारा की जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और झारखंड में एनडीए को 9 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ा तो इंडिया अलायंस को 5 सीट मिली है। और इस पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में हमारी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई परिवारवाद से है, भ्रष्टाचार से है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद दीपक प्रकाश जी इनसे बात करेंगे। सर, जो सामने परिणाम आए हैं इस पर आपका क्या कहना है? एक नया जनादेश मिला है, एनडीए गठबंधन को शासन करने के लिए, देश की जनता को सेवा करने के लिए और इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, परिवारवाद को खत्म करने के लिए और तुष्टिकरण राजनीति को समाप्त करने के लिए जनता ने जनादेश दिया है। और तीसरी बार दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता देखना चाहती थी। अयोध्या में बीजेपी की हार पर सुदेश महतो ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मंदिर बनने से लोग इस पर कनेक्ट हो जाएंगे। अयोध्या हमारा इतिहास रहा है और ऐसे में उसे नजरिए से वोटर को देखना ठीक नहीं है। कि आप मंदिर बनाए हैं और वो कनेक्ट आपको सीधे उस सीट से करता हो, ये कनेक्ट और ये देखा जा सकता है एक तौर पर, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने चूंकि यहाँ बनाया इसलिए ये चीज़ होना है। अयोध्या तो हमारा थोड़ी है, क्रिएट किया हुआ थोड़ी है। अयोध्या तो हमारा इतिहास है, अयोध्या इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से वहाँ के वोटर्स
के बारे में कल्पना करना या वोटर्स के वोट को स्वीकार कर लेना, इसके साथ कनेक्ट कर देना नहीं है। और झारखंड की एसटी के लिए आरक्षित सभी सीटों पर बीजेपी को हार मिली है। खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम, दुमका, राजमहल पर शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी जहां समीक्षा करने की बात कह रही है, तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। पलामू में हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन ये भी सत्य है कि एसटी की सारी सीटों पर हमें जो हार का मुंह देखना पड़ा। तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर समीक्षा करेगा। जिनके लिए झारखंड अलग राज्य बना, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब जब आदिवासियों के साथ शोषण होगा, अन्याय होगा, उन्हें दबाने की, धमकाने की कोशिश की जाएगी, तब तब ये समुदाय अपना हिसाब ले करके रहेगा। देखिए, जो लोग गाल बजा रहे थे और बड़ा बड़ा दावा करते थे और कहते थे कि हमने अपना आदिवासी अध्यक्ष बना दिया है, संगठन चलाने की क्षमता होनी चाहिए, 5 सुरक्षित क्षेत्र थे, वहां 5 पर वो हार गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में दुमका और सिंहभूम सीट पर बीजेपी ने बोरो प्लेयर्स को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी के पाले में आई सीता और गीता पार्टी की नैया पार ही नहीं करा पाए और इन दोनों सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। और इस पर बीजेपी और जेएमएम प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। विश्वासघाती लोगों को, दगाबाज लोगों को, मौका परस्त लोगों को अब 1 मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी का नतीजा है, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, चाहे कोई भी हो, पूरे देश में सबका हाल क्या हुआ। देखिए, गीता कोड़ा जी और सीता सोरेन दोनों कद्दावर महिला नेता हैं। चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है। इससे पहले भी वो जनप्रतिनिधि रह चुकी, एक सांसद रह चुकी हैं, एक वर्तमान में भी विधायक हैं। तो जाहिर तौर पर हमेशा ऊंट सही करवट नहीं बदलता आपके अनुसार। और झारखंड में इंडिया अलायंस की 5 सीट आने पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुने। हम लोग सामने आएंगे और जिस तरह से कल्पना सोरेन जी ने, चंपईदा ने जिस तरह से चीज़ों को संभाला माननीय हेमंत जी की अनुपस्थिति में, और जिस तरह से लोगों में ये विश्वास हासिल किया कि जेएमएम और मजबूती से आप लोगों के लिए काम करेगा, तो ये सब कुछ उनका भरोसा भी बढ़ा है इंडिया गठबंधन के प्रति, जेएमएम के प्रति। तो मुझे लगता है ये तमाम फैक्टर्स काम किया है। हमें पता था कि अंडर करंट है, चाहे कितना भी जुमलेबाजी हो। वहीं जमशेदपुर में पर्यावरण दिवस के मौके पर पूर्वी सिंहभूम की डीएफओ ने पेड़ की रक्षा को लेकर संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने पोटका प्रखंड के प्रसिद्ध हरिणा मंदिर परिसर में ग्रामीणों के साथ पेड़ भी लगाया। आपको बता दें कि हरिणा मंदिर में कई राज्यों के लोग पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं और इसी मंदिर परिसर में वन विभाग करोड़ों की लागत से जैविक उद्यान बना रहा है। मानने का ये मतलब है, जैसे छोटी बहन बड़े भाई को या छोटे भाई को जिस तरह रक्षा सूत्र बांधती है, तो बड़े भाई संकल्प लेता है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा हर हाल में। इसी तरह मैं इस पेड़ का रक्षा सूत्र बांधा हूं। ये पेड़ मेरा संकल्प है कि मैं इसे हर हाल में कटने नहीं दूंगा। बहुत खुश है एरिया का आदमी। ये डीएफओ मैडम जो काम की है, इनका बहुत बहुत शुभकामना है। जैसे ये और मेरा डीएफओ ऑफिस में और 10 साल रहे यहाँ पर, हम लोग यही चाहते हैं हरिना बाबा का तरफ से। बहुत अच्छा काम किए हैं, करेंगे भी। आज क्या हुआ है? आज पर्यावरण दिवस का ये मनाया गया, वृक्ष रोपण किया गया, साफ सफाई किया गया हरिना मंदिर प्रांगण में। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये हरिना मंदिर परिसर मुक्तेश्वर धाम में आज वन विभाग की टीम यहाँ मौजूद है और हमारा उद्देश्य है कि जिस पार्क का निर्माण हम कर रहे हैं, जिस बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण हम कर रहे हैं, सर्वप्रथम उसे शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद, दोनों की असीम कृपा प्राप्त हो। और रांची में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम के कई पार्कों में भी पेड़ लगाए गए हैं। अलग अलग पार्कों में करीबन 5000 पेड़ लगाए गए ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। इस दौरान नगर आयुक्त अमर कुमार ने कहा कि जिस तरीके से पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, इसका दुष्प्रभाव साफ साफ दिख रहा है। नगर निगम के द्वारा आज हम लोगों ने जो पहल की है, पूरे क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगभग 5000 प्लांटेशंस का कार्य किया जा रहा है
जो निगम की टीम है, कुछ ऐसे पार्क थे जो जिनके यहाँ कोई एजेंसीज नहीं है, तो वैसे पार्क का देखरेख अभी निगम कर रही है। तो जयपाल सिंह का पार्क हो गया, स्टेडियम हो गया, इसके अलावा हरमू के कुछ पार्क हैं, तो वहाँ पे हम लोग की टीम के द्वारा प्लांटेशन का काम किया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।